कहानी की शुरुआत होती है पांडिचेरी की एक भूतिया हवेली से। कहते हैं इस एडविन हवेली में कई आत्माओं का वास है। इस हवेली की मालकिन है 98 साल की लेडी हेलन, जिसका पोता रेयोन दिन भर शराब के नशे में टल्ली रहता है। यानी कि इस भूतिया हवेली के करता धरता एक फ्रेंच बुढ़िया और उसका नालायक पोता है। आगे हम आदित्य को देखते हैं, जो इस भूतिया हवेली में एक हॉरर फिल्म का सेट बनवा रहा है। दरअसल आदित्य एक आर्ट डायरेक्टर है और आर्ट डायरेक्टर का काम होता है फिल्म के सेट, प्रोप्स और ओवरऑल लुक को डिजाइन करना। और जब आदित्य फिल्म के सेट को तैयार करवा रहा होता है तभी उसके पास प्रोड्यूसर का कॉल आता है। प्रोड्यूसर उसे बताता है कि फिल्म की हीरोइन ने डायरेक्टर के साथ शादी कर ली और फिर वो दोनों हनीमून पर चले गए, तो अब इस फिल्म की शूटिंग नहीं हो सकती। आदित्य प्रोड्यूसर को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन जब हीरोइन और डायरेक्टर ही नहीं है तो शूटिंग को कैंसिल ही करना पड़ता है। आर्ट डायरेक्शन में आदित्य की यह पहली फिल्म थी। उसने अपने जीवन की सारी जमा पूंजी इसमें लगा दी थी। जितने भी प्रोप्स और सामान उसने सेट्स लगाने के लिए खरीदे थे वो सारा का सारा पैसा पानी में गया। आदित्य की गर्लफ्रेंड वीना से भी उसकी ये हालत देखी नहीं जा रही थी। फिर वो इस घाटे को बिजनेस में चेंज करने का एक प्लान लेकर आती है। यहाँ आदित्य का दोस्त शंकर और उसके पापा दोनों हताश होकर बैठे होते हैं। तब वीना आकर उन्हें बताती है कि हम इस घाटे को बिजनेस में बदल लेते हैं। ये दोनों के दोनों हैरान होकर पूछते हैं कि जब फिल्म ही बंद हो गई तो उस भंगार का हम क्या करेंगे, वो भूतिया चीजें हमारे किस काम की। वीना उन्हें बताती है कि हम लोग यहाँ एक स्केरी हाउस बनाते हैं, हमारे पास जो प्रोप्स है वो सारे के सारे उसमें काम आ जाएंगे, साथ ही इस बिजनेस में कंपटीशन भी बहुत कम है, तो हमारा काम भी बन जाएगा। आदित्य को भी वीणा का आइडिया पसंद आता है और ये लोग प्रोजेक्ट स्केरी हाउस पे काम करना शुरू कर देते हैं। हेलेन का पोता रेयोन कहता है हर महीने अकाउंट में 1 लाख रुपए डालो और एडमिन बंगला तुम्हारा हुआ। अब आदित्य, वीणा, शंकर और उसकी टीम इस हवेली में स्केरी हाउस डिजाइन करने में लग जाते हैं। जितने भी प्रोप्स और सामान आदित्य ने उस हॉरर फिल्म के लिए मंगवाए थे वो सारे के सारे इस स्केरी हाउस में काम आ जाते हैं। फाइनली ये लोग बहुत मेहनत करने के बाद इस स्केरी हाउस को कंप्लीट कर लेते हैं। साथ ही ये लोग पूरे शहर भर में इसकी जोरों शोरों से एडवर्टाइजिंग भी करते हैं और इसी वजह से इनके पहले दिन का कलेक्शन बहुत ही शानदार होता है। एक बार फिर आदित्य की लाइफ ट्रैक पे आ जाती है। वहीं हम देखते हैं वीणा एक पियानो पर स्केरी धुन बना रही है। दरअसल ये पियानो इन्हें इसी हवेली में मिला था। ये बहुत ही बुरी हालत में था, तो आदित्य ने इसे साफ करवा के एज ए प्रोप यहीं वापस रखवा दिया। आदित्य और बाकी सब लोग देखते हैं कि जैसे ही वीणा धुन बजा रही है उस पियानो के साइड में कुछ हलचल हो रही है। सब इसे देखकर डर जाते हैं। वीणा भी रुक जाती है। आदित्य कहता है रुको मत, वही सेम धुन बजाती रहो। ये एक पजल पियानो है, मैंने इसके बारे में पढ़ा है। इसमें एक हिडन डोर होता है और उसे किसी म्यूजिकल नोट से ही लॉक अनलॉक कर सकते हैं। और अब जैसा आदित्य ने कहा बिल्कुल वैसा ही होता है। पियानो के पीछे किसी डोर के खुलने की आवाज आती है। जब उस डोर को खोलकर अंदर देखा गया तो वहाँ से एक कंकाल मिलता है जिसने लेडीज के कपड़े पहने थे। साथ ही उन्हें एक गोल बॉक्स जैसा कुछ मिलता है। आदित्य बताता है कि ये पुरानी जमाने का 8mm फिल्म रोल है। जब आदित्य उस फिल्म को खोलने की कोशिश करता है तो उसके खुलने के साथ ही उसकी आत्मा उसके शरीर से निकल जाती है और वो एक गार्डन में पहुंच जाता है जहां उसे एक कपल दिखाई देता है। तभी शंकर आकर उसे जोर जोर से हिलाता है और वो फिर से होश में आता है। आदित्य शंकर को बताता है कि अभी अभी उसके साथ क्या हुआ, कैसे उसको वो कपल दिखने लगा, लेकिन शंकर उसकी बात मजाक में ले लेता है। आदित्य को कुछ समझ नहीं आता कि उसके साथ आखिर हुआ क्या, ये सच में हुआ या उसका कोई भ्रम था। अब आगे आदित्य को इसी हवेली में एक पुराना प्रोजेक्टर भी मिला था जिसे वो ठीक करके सेटअप करता है और वीणा के साथ बैठकर उस रील को लगा के देखता है जो उसे पियानो में मिली थी। प्रोजेक्टर पे एक वीडियो प्ले होता है और यहाँ से कहानी सीधा 1940 में चली जाती है, जब हमारा देश आजाद भी नहीं हुआ था। भारत पे तब अंग्रेजों का राज हुआ करता था। एक ट्रेन दिखाई जाती है जिसमें एक डॉक्टर सिद्धार्थ नाम का आदमी है जिसे अपनी लाइफ की घटनाओं को रिकॉर्ड करना पसंद है। डॉक्टर सिद्धार्थ बताता है कि आज 12 वर्षों बाद वो अपनी मातृभूमि लौटा है और यहाँ वो फ्रेंच की महारानी यानी कि प्राइम मिनिस्टर के कहने पर आया है। अब डॉक्टर सिद्धार्थ यहाँ क्यों आया और फ्रेंच की महारानी से उसका क्या संबंध है, इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। डॉक्टर सिद्धार्थ यहाँ पांडिचेरी स्टेशन पे उतरता है जहाँ उसे एक आदमी पिक करने आया होता है। रास्ते में जब सिद्धार्थ रोड, स्टेचू, हर जगह एडविन डुप्लेक्स का नाम ही देखता है तो वो आदमी उससे बताता है कि एडविन डुप्लेक्स एक यहाँ का अधिकारी है। वो इंसान के भेष में एक राक्षस है। वो चाहता है कि हर जगह उसी का नाम लिया जाए। किसी काले आदमी को देखते ही उसकी पीठ पर चाकू से काट कर बहते हुए खून को देखना उसको अच्छा लगता है। लोगों के साथ गुलामों जैसा बर्ताव करना और उन पर जानवरों जैसा जुल्म ढाना उसका शौक बन गया था। आगे वो आदमी डॉक्टर सिद्धार्थ को उसी राक्षस एडविन डुप्लेक्स की हवेली में ले आता है। आज यहाँ एडविन की सिस्टर जैकलिन पुलकिता का जन्मदिन है। सिद्धार्थ एडविन से मिलता है, हैंडशेक के लिए हाथ निकालता है, लेकिन एडविन उससे हाथ नहीं मिलाता और उसे फ्रेंच भाषा में कुछ कहता भी है, जबकि वो अच्छे से जानता है कि सिद्धार्थ को यहाँ प्राइम मिनिस्टर ने भेजा है। सिद्धार्थ जब पुलकिता को व्हील चेयर पर देखता है तो एडविन का असिस्टेंट उसे बताता है कि 16 साल की उम्र में पुलकिता का एक्सीडेंट हुआ और उसके हाथ पैर पैरालाइज हो गए। ये सुनते ही तुरंत सिद्धार्थ एडविन से कहता है भारतीय सिर्फ जीरो का आविष्कार कर सकते हैं और कुछ नहीं। यही कहा था ना आपने फ्रेंच में, आपकी बहन पुलकिता को सिर्फ 48 दिनों में उसके पैरों पर खड़ा कर दूंगा। एडविन
कहता है इम्पॉसिबल। सिद्धार्थ कहता है सिद्धा में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है और मैं ये साबित करके दिखाऊंगा कि भारतीय अगर कुछ ठान ले तो उसको पूरा करके ही मानते हैं। इसके बाद वो उससे डील करता है कि अगर मैंने आपकी बहन को 48 दिनों में उसके पैरों पर खड़ा कर दिया तो आपको यहाँ के भारतीय लोगों पर जुल्म करना बंद करना होगा। एडविन उसकी शर्त मान लेता है। पुलकिता का हर छोटा से बड़ा काम अभी तक सर्वेंट करते आ रहे थे, लेकिन सिद्धार्थ अब से उसे सारा काम खुद से करने को कहता है। वो खुद से एक चम्मच भी नहीं उठा पाती, पर सिद्धार्थ उसकी हिम्मत बढ़ाता है, उसे हौसला देता है। वो अलग अलग प्रकार की भारतीय जड़ी बूटियों से उसके शरीर पर लेप करवाता है। धीरे धीरे पुलकिता खुद से साइन करने लग जाती है और 48वें दिन तक वो अपने पैरों पे खड़ी हो जाती है और यहीं पर वो वीडियो खत्म हो जाती है जो आदित्य ने उस प्रोजेक्टर में चला रखी थी। कहानी फिर से प्रेजेंट पे आ जाती है जहां आदित्य इस वीडियो को देखकर पूरा शौक में रहता है। उसे आगे की स्टोरी भी जाननी है, लेकिन इस रील में तो बस इतनी ही फुटेज थी। आगे हम देखते हैं कि एक दिन इस स्केरी हाउस को विजिट करने आया एक लड़का उसके साथ आई लड़की के साथ वहीं बने पिरामिड में जाता है और वो रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता है। इस हवेली के कोने कोने में ढूंढने के बाद भी उसका कोई पता नहीं चलता। सरकार स्केरी हाउस पे प्रतिबंध लगा देती है। चारों तरफ अफवाहें फैलने लगती है कि इस हवेली में सचमुच के भूत रहते हैं। आदित्य हवेली में दुखी होकर सोच रहा होता है कि हर बार उसके साथ ऐसा क्यों होता है। तभी उसके सामने एक कुल्हाड़ी आकर गिरती है जिससे वो बाल बाल बच जाता है। वो देखता है कुल्हाड़ी जहाँ गिरी है वहाँ नीचे जाने का कोई रास्ता है। अंदर जाके देखता है तो वहाँ बेसमेंट में एक भयानक गुफा बनी होती है और जो लड़का गायब हुआ था वो वहीं होता है। दरअसल वीणा में उस जैकलिन पुलकिता की आत्मा घुस जाती है। वो ही पुलकिता जिसको 1940 की उस कहानी में देखा था जो कि पैरालाइज थी। उसकी आत्मा सिद्धार्थ को वहाँ से भाग जाने की चेतावनी देती है और जब वो आत्मा धमकी देके वीणा के शरीर से निकल जाती है तो वीणा को कुछ भी याद नहीं होता। साथ ही उसके पास एक 1940 की किताब भी होती है। उस लड़के को वहाँ से निकालकर हॉस्पिटल भर्ती करवा दिया जाता है। आदित्य उस किताब को खोलकर देखता है ये उसी डॉक्टर सिद्धार्थ की लिखी किताब है और यहाँ से कहानी एक बार फिर 1940 में चली जाती है जहाँ हम देखते हैं कि अपने वादे के मुताबिक सिद्धार्थ ने पुलकिता को अब पूरी तरह से ठीक कर दिया है और इसी से खुश होकर एक ब्रिटिश मैगजीन के लिए पुलकिता सिद्धार्थ का इंटरव्यू रिकॉर्ड करना चाहती है। इंटरव्यू में सिद्धार्थ बताता है कि कैसे उसके पिता भी एक सिद्धा व्यक्ति थे। जब स्पेनिश फ्लू नाम की एक बीमारी फैली तो उसके पिता ने भारतीय औषधि से एक दवा बनाई जिसको पूरी दुनिया ने ठुकरा दिया। उसके पिता सिद्धा विद्या को ऐसे दम तोड़ता देख न सके और इस दुनिया से चल बसे और उनके जाते ही सिद्धार्थ ने एक कसम खाई कि जिस सिद्धा विद्या को दुनिया ने ठुकरा दिया उसका पूरी दुनिया में नाम रोशन करूंगा। उसके बाद 16 साल की उम्र में मार्क एंड्रू नाम का एक नाविक सिद्धार्थ को गोद लेता है और सिद्धार्थ अरबी, चीनी, यूनानी दुनिया की हर औषधि विद्या की पढ़ाई करता है। फिर फ्रांस में एक विश्व चिकित्सा सम्मेलन हुआ जिसका मुद्दा था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सैनिकों में हो रही हड्डियों की बीमारी जिसकी दवा बनाने में कई बड़ी कंपनियां लगी थी लेकिन किसी को सफलता नहीं मिली। वहाँ सिद्धार्थ फ्रांस की महारानी से मिला जहाँ उसने इस बोन कैंसर की दवा को बनाने का दावा किया। महारानी को भी सिद्धार्थ की बातों में सच्चाई दिखी, इसलिए सिद्धार्थ महारानी के कहने पर उस दवा को बनाने भारत आ गया जहाँ उसे एडविन से मिलना था और महारानी के कहने पर एडविन उसकी हर मुमकिन सहायता करेगा। इसी के साथ आदित्य जो बुक पढ़ रहा था वो खत्म हो जाती है और कहानी एक बार फिर प्रेजेंट में आती है जहाँ आदित्य की दिलचस्पी इस कहानी में और बढ़ती जा रही है। वीणा उससे कहती है कि जब से हम इस हवेली में आए हैं हमारे साथ सब गलत ही हो रहा है, हमें अब यहीं रुक जाना चाहिए। आदित्य कहता है मुझे तो लगता है कि ये सब एक संकेत है, कोई हमें कुछ बताना चाहता है, मुझे ये कहानी पूरी जाननी है। और यहाँ हमें पता चलता है कि आदित्य की माँ भी हड्डियों के कैंसर से जूझ रही है। वो उससे बड़े डॉक्टर को दिखा चुका लेकिन उसका इलाज संभव नहीं है और अब उसे जानना है कि उस डॉक्टर सिद्धार्थ ने 1940 में बोन कैंसर की दवा बनाई थी या नहीं और अगर बनाई थी तो उसका आगे क्या हुआ। अब वीणा भी उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। तभी यहाँ पे अजीब माहौल बनने लगता है जैसे कि कोई भूकंप आ गया हो। एक एक करके सारी आत्माएं जाग जाती है। पुलकिता की आत्मा कहती है चले जाओ यहाँ से। एडविन के असिस्टेंट से शास्त्री की आत्मा भी वहाँ होती है और अब यहाँ एक बवंडर बनने लगता है। उस बवंडर में से एडविन डुप्लेक्स की आत्मा निकलती है। वो एक हंटर घुमाता है और आदित्य वीणा उड़ के सीधा करके बाहर आके गिरते हैं। हवेली का गेट भी बंद हो जाता है। आगे हम आदित्य की माँ को देखते हैं जिसे कीमोथेरेपी दी जा रही है। डॉक्टर बताते हैं कि उसके पास अब कुछ ही दिन बचे हैं और वो बस कीमोथेरेपी के कारण ही जिंदा है, लेकिन कुछ दिन बाद उसे कीमोथेरेपी भी नहीं बचा पाएगी। आज उस हवेली की मालिक हेलेन का 99th बर्थडे है और आदित्य वीणा और शंकर को लेके उसके घर पहुंच जाता है। पहले वो उसके पोते रेयोन को धमकाता है, फिर उस बुढ़िया से पूछता है कि तुम्हारी हवेली में क्या नाटक चल रहा है, लेकिन वो बुढ़िया उसे कुछ नहीं बताती। उल्टा वो उसे देखकर डर जाती है जैसे कि वो उसे पहले से जानती हो। इन तीनों को उस बुढ़िया और उसके पोते से कोई काम की इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। अगले दिन उस बुढ़िया का पोता रेयोन एक बक्सा और एक फोटो लेकर इनके पास आता है। वो बताता है कि ये फोटो में मेरे ग्रैंडपा एडविन डुप्लेक्स है। इन्होंने मेरे लिए क्या छोड़ा पता है? ऐसी ही 10-15 सड़ी हुई तस्वीरें और इस बक्से में कुछ पुरानी चीजें हैं जो रद्दी है और इसके अलावा और कुछ नहीं छोड़ा। जितना मैं जानता था वो मैंने बता दिया। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। आदित्य उस बॉक्स
को खोलकर चेक करता है। उसमें बस रद्दी सामान पड़ा था, लेकिन तभी उसे एक गोल पाइप जैसा कुछ दिखाई देता है। आदित्य बताता है कि ये एक वॉइस सिलेंडर है, शायद ये ही हमारा अगला क्लू हो सकता है। और अब आदित्य उस वॉइस सिलेंडर को एक पुराने जमाने के वॉइस रिकॉर्डर में डालता है। जैसे ही वो चलता है हमें डॉक्टर सिद्धार्थ की आवाज सुनाई देती है और यहाँ से कहानी एक बार फिर 1940 में चली जाती है, जहाँ सिद्धार्थ ने उस बोन कैंसर की दवा पर काम करना शुरू कर दिया है। साथ ही हम देखते हैं कि एडविन को सिद्धार्थ का ये काम बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। वो बीच बीच में जाके उसे परेशान करता है, कभी भारतीय औषधि को गार्बेज बताता है तो कभी वहाँ पर काम कर रहे लोगों को छेड़ता है। एक दिन ऐसे ही एडविन एक हाथी पे एक गोली चला देता है और वो हाथी पगला जाता है, जिसे देख सब लोग डर के भागने लगते हैं। एडविन भी डर जाता है जब वो हाथी को खुद की तरफ आते देखता है और तभी यहाँ सिद्धार्थ आकर एडविन की जान बचाता है। वो उस हाथी को काबू में करता है। एडविन पूछता है कि तुमने ये कैसे किया। सिद्धार्थ बताता है कि हाथी को उसने नहीं बल्कि इस जड़ ने कंट्रोल किया। हाथी इस जड़ को देखते ही शांत हो जाते हैं। जिसको आप गार्बेज बोल रहे थे उसी ने आपकी जान बचाई है। इस घटना के बाद एडविन और सिद्धार्थ अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एडविन उसे महल में एक गुप्त रास्ता दिखाता है और उस कब्र के पास ले जाता है जो उसने खुद के लिए बनवाई थी। वो काले जादू में बिलीव करने वाला आदमी है, इसलिए उसने ये आलीशान कब्र बनाई ताकि मरने के बाद भी वो अमर रह सके, ऐसा उसका मानना था। आगे हम देखते हैं कि पुलकिता और सिद्धार्थ के बीच भी अब नजदीकियां बढ़ चुकी है। एक दिन वो उसे प्रपोज करने के लिए एक जगह ले जाता है और तभी वहाँ पुलकिता को मारने नानाजी और उसके आदमी आते हैं। नानाजी एक भारतीय क्रांतिकारी है जो देश को अंग्रेजों से आजाद कराने में अहम भूमिका निभा रहा था। सिद्धार्थ यहाँ पुलकिता की जान बचाता है और इसी चक्कर में नानाजी को चोट लग जाती है। सिद्धार्थ नानाजी और उसके साथियों का इलाज करता है। नानाजी कहते हैं तुम जैसे लोग इनका साथ न देते तो हम अपने इरादों में कब के सफल हो जाते। सिद्धार्थ बताता है कि वो उनके साथ नहीं है। पुलकिता निर्दोष थी, इसलिए उसने जान बचाई उसकी। जाने के टाइम वो नानाजी से कहता है आप अपने काम पर लगे रहिए, अंत में सब साथ में लड़ेंगे। एक दिन पुलकिता के रूम में सिद्धार्थ उसकी आंखों पर पट्टी बांधता है, एक हेडफोन उसके कानों पर लगाता है और फिर कहता है मुझे तुमसे जो कहना था वो इस रिकॉर्डिंग में है। फिर वो उसे प्ले कर देता है। तभी वहाँ पर एडविन आता है और वो सिद्धार्थ को बुलाता है। दरअसल सिद्धार्थ ने अपनी दवा का काम पूरा कर लिया था और फ्रांस की महारानी ने उसे वापस अपने पास बुलाया था। बस यही बताने एडविन वहाँ आया होता है। तभी खिड़की पे हम नानाजी को देखते हैं जो सिद्धार्थ को गोली मार देता है। एडविन जोर से नानाजी का नाम चिल्लाते हुए उसे पकड़ने के लिए कहता है। पुलकिता अपने हेडफोन्स उतार कर दौड़ के आती है। एडविन उसे बाहर से हेल्प लाने के लिए भेज देता है। वो नीचे जाकर हेल्प के लिए लोगों को बुलाती है और वो वॉइस रिकॉर्डिंग भी यहीं पे खत्म हो जाती है। कहानी एक बार फिर से प्रेजेंट में आती है। आदित्य कहता है नानजी ने ही डॉक्टर को मारा है, लेकिन एक फ्रीडम फाइटर अपने ही आदमी को क्यों मारेगा। तभी हेलेन वहाँ आती है और आगे की कहानी बताने लगती है और यहाँ हमें पता चलता है कि वो गोली नानजी ने नहीं बल्कि एडविन ने ही चलाई थी। फिर जल्दी से उसने उस गन को खिड़की से बाहर फेंक दिया और नानजी का नाम लगा दिया ताकि किसी को उस पे शक न हो, क्योंकि अगर ये बात फ्रांस की महारानी को पता चल जाती तो एडविन को वापस फ्रांस भेज दिया जाता और उसे सख्त से सख्त सजा दी जाती। दरअसल एडविन नहीं चाहता था कि कोई भारत का आदमी इतनी तरक्की करे। वो नहीं चाहता था कि जिस बीमारी का इलाज कोई नहीं ढूंढ सका उसका इलाज कोई भारतीय ढूंढ ले, इसलिए वो इतने दिन चुप रहा और जब दवाई बनकर तैयार हो गई तो उसने सिद्धार्थ को मारकर ये अफवाह फैला दी कि उसने कोई दवा नहीं बनाई बल्कि उसने प्राइम मिनिस्टर को धोखा दिया है और अब वो उसी की दवा अपने नाम से पेटेंट करवा के प्राइम मिनिस्टर को देना चाहता था ताकि उसे शाबाशी मिले और उसके नाम की गूंज पूरे वर्ल्ड में हो। अगले दिन वो नानजी के साथ साथ उसके पूरे परिवार को भी मार डालता है ताकि ये राज हमेशा एक राज ही बना रहे। जब पुलकिता को ये बात पता चलती है तो वो इस सच्चाई को रिकॉर्ड करके हेलेन को दे देती है ताकि वो इसे फ्रांस की प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचा सके। साथ ही वो उस दवा और उस फॉर्मूले को लेकर उसी पियानो में छुप जाती है, लेकिन एडविन को ये बात पता चल जाती है और वो पियानो को खोलकर उसे मार देता है। साथ ही वो दवा और फॉर्मूला लेकर उसे उसी पियानो में बंद कर देता है। जो कंकाल हमें फिल्म की शुरुआत में उस पियानो में मिला था वो पुलकिता का ही था। आगे हम देखते हैं कि कुछ क्रांतिकारी एडविन के बंगले पर हमला कर देते हैं। जान बचाने के लिए एडविन शस्त्रास्त्र को लेकर हवेली के बेसमेंट में चला जाता है, लेकिन उसे डर था कि वो लोग यहाँ भी पहुँच सकते हैं, इसलिए वो उस दवा और फॉर्मूले को लेकर उसी कब्र में छुप जाता है जो उसने अपने लिए बनवाई थी। फिर वो शस्त्रास्त्र को कब्र बंद करने के लिए कहता है। वो कहता है तुम भी आसपास कहीं छुप जाना, जैसे ही वो लोग यहाँ चेक करके चले जाए तुम कब्र खोल के मुझे वापस बाहर निकाल लेना। कुछ देर में क्रांतिकारी वहाँ चेक करने आते हैं, लेकिन एडविन उन्हें नहीं मिलता। फिर उनमें से एक आदमी को वहाँ शस्त्रास्त्र दिख जाता है और वो उसे मार देता है। अब एडविन की कब्र को वापस खोलने वाला कोई बचा ही नहीं था और वो वहीं घुट-घुट के मर जाता है। हेलेन की पूरी बात सुनकर सिद्धार्थ वीणा और शंकर को लेके उसी हवेली की तरफ निकल जाता है। दरअसल अब उसे पता है कि वो दवा अभी भी उसी कब्र में होगी और औषधीय दवा की कोई एक्सपायरी नहीं होती, इसलिए वो अब भी उस दवा से अपनी माँ की जान बचा सकता है। पहले तो उन्हें पता नहीं होता कि कब्र को खोलना कैसे है। वो बहुत कोशिश करते हैं लेकिन वो उसे नहीं खोल पाते। फिर आदित्य को पास में ही एक लोक जैसा कुछ दिखाई देता है और वो कब्र को खोलने में सफल हो जाते हैं। आदित्य उसमें से वो दवा और फॉर्मूला निकाल कर उस कंकाल को आग लगा देता है। वो तीनों के तीनों वहाँ से जल्द निकलना चाहते हैं
हैं, लेकिन उस एडविन के कंकाल को जलाने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। उसकी आत्मा वहाँ आ जाती है और वो लोग गेट से बाहर नहीं जा पाते। एडविन उन्हें जान से मारना चाहता है, लेकिन तभी डॉक्टर सिद्धार्थ की आत्मा भी वहाँ प्रकट होती है। वो आदित्य को बताता है कि तुम कोई आम आदमी नहीं हो, तुम वो ही नानजी हो जिसको एडविन ने मार डाला था। हमें मिलकर इसे खत्म करना होगा। अब आदित्य का रूप नानजी में बदल जाता है। फिर इन तीनों के बीच में मारपीट स्टार्ट हो जाती है। पहले तो एडविन की आत्मा इन दोनों पर भारी पड़ती है, लेकिन लास्ट में सिद्धार्थ और आदित्य मिलकर एडविन की आत्मा को हमेशा के लिए इस संसार से मुक्त कर देते हैं। थोड़ी ही देर में डॉक्टर सिद्धार्थ के साथ पुलकिता की आत्मा भी होती है और वो दोनों भी मुक्त होने लगती है। वहीं सिद्धार्थ को वो दवा और उसका फॉर्मूला मिल जाता है। उस दवा से वो अपनी माँ का इलाज करवाता है और वो बच जाती है। और इस तरह ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।